नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास पाप का घड़ा पार्ट 4। उसमें सब्र कम था। वह जल्द से जल्द करोड़ की दौलत को अपनी जेब में देखना चाहता था, अपने हक में देखना चाहता था। मैं सोहन लाल के पास होकर आता हूँ। बैकुंठ लाल उठ खड़ा हुआ। पहले कुछ खा लो, होटल का खाना है, खराब हो जाएगा। जगमोहन बोला। हाँ, मुझे तो जोरों से भूख लग रही है, भजन सिंह बोला और सामने रखे खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बैकुंठ लाल को काफ़ी भूख लगी थी। दोपहर का 1 बज रहा था। कल शाम को उन्होंने खाना खाया था। दोनों खाने में जुट गए। जगमोहन ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाया गया। तीनों की निगाहें आपस में टकराई। चेहरों पर से कई रंग आकर गुजर गए। भजन सिंह कुछ कहने लगा कि जगमोहन ने हाथ उठाकर धीमे स्वर में कहा, तुम लोग खाना खाते रहो, मैं देखता हूँ। कहकर उसने जेब में रिवॉल्वर थपथपाई। अगर कोई गड़बड़ हुई तो? बैकुंठ लाल फुसफुसाया। हम करोड़ों की दौलत को खोना नहीं चाहते। जगमोहन ने सपाट किंतु धीमे स्वर में कहा, चाहे जान की बाजी ही क्यों न लगा देनी पड़े, हमें हर प्रकार की स्थिति का मुकाबला करके उसे अपने अनुकूल बनाना होगा। अगले ही पल जगमोहन आगे बढ़ा और सावधानी से दरवाजा खोल दिया। बाहर अमरनाथ वर्मा अपना उत्सुकता भरा चेहरा लिए खड़ा था। इससे पहले कि जगमोहन उसे रोक पाता, वह भीतर आ गया। बैकुंठ लाल और भजन सिंह को खाना खाते देखा। फिर जगमोहन से बोला, देवराज चौहान जी नहीं है? नहीं, वह तो रात में ही चले गए थे। जगमोहन ने अपने पर काबू पाकर जवाब दिया, दोपहर बाद आने को कह गए हैं। तुम लोग तो रात भर यहीं रहे होंगे, अमरनाथ वर्मा बोला। मैं तो घर चला गया था, जोरों की नींद आ रही थी। मेरे जाने के बाद रात को बगल वाली बिल्डिंग में और क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वैसे ही रहा। जगमोहन सामान्य भाव से मुस्कुराया। पुलिस का तगड़ा पहरा तो रात में ही लग गया था। अब तक वैसा ही पहरा लगा हुआ है। कल सुबह वाल्ट खुलने तक पहरा रहेगा, उसके बाद पहरा हटा लिया जाएगा। अमरनाथ वर्मा ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है, सुपर वॉल्ट में कितनी दौलत होगी? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? जगमोहन खुलकर मुस्कुराया। वह उसे जल्द से जल्द यहाँ से दफा करना चाहता था। उसका ज़्यादा देर यहाँ रहना ठीक नहीं था। फिर भी कुछ अंदाज़ा तो होगा? नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैंने सोचा था, रात को मुझे नींद कहाँ आई। रात भर यही सोचता रहा कि अगर लुटेरे सफल हो जाते तो कितना माल उनके हाथ लगता। अमरनाथ वर्मा ने ठंडी सांस ली। छोटा सा ही हिसाब लगा लो। सुना है किसी राजा के करोड़ों के जेवरात यहाँ पड़े हैं। करोड़ों के, ठीक है ना? साथ ही देश भर की बड़ी बड़ी हस्तियों ने सुपर वॉल्ट में लॉकर किराए पर ले रखे हैं। खुद ही सोचो, उनमें कितना माल होगा? काफ़ी ज़्यादा। हाँ, आवेश में अमरनाथ वर्मा हाथ पर हाथ मारकर बोला, यही तो मैं कहना चाहता था कि वॉल्ट में कम से कम कुल मिलाकर 1 अरब को छोटी संपत्ति है। कोई बड़ी बात नहीं कि इससे भी ज़्यादा हो। यह सब उन लुटेरों के हाथ लग जाता तो उनके मजे आ जाते। एक बात और बताऊं, मुझे तो पूरा शक है कि वॉल्ट के भीतर कोई मौजूद है। जगमोहन को अपनी सांस रुकती सी महसूस होने लगी। बैकुंठ लाल और भजन सिंह एकाएक सतर्क हो उठे। वॉल्ट में कोई है? जगमोहन ने जहान भर की हैरानी अपने शब्दों में जाहिर की। हाँ, मुझे तो लगता है वॉल्ट में अवश्य कोई मौजूद है। अमरनाथ वर्मा ने सरगोशी की। मैं समझा नहीं वर्मा साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे भाई, रात को एक साथ कई लुटेरों ने वॉल्ट पर हमला बोला। 2 पकड़े गए, 1 फरार होने में कामयाब हो गया। तो क्या यह नहीं हो सकता, इसी शोर शराबे के दौर में लुटेरों में से कोई वॉल्ट में घुस गया हो? अमरनाथ वर्मा ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। मुमकिन नहीं, जगमोहन मुस्कुराया। वॉल्ट का दरवाजा पहले की तरह बंद था। कोई भीतर गया होता तो दरवाजा अवश्य खुला होता। यह तो कोई जरूरी नहीं, भीतर जाने वालों ने दरवाजा जैसे खोला वैसे ही बंद कर दिया हो। जगमोहन समझ गया कि इस सनकी से इस बारे में वह जितनी देर बातें करता रहेगा, यह अपनी अटकलें उतनी ही बताते रहेगा, जबकि वह बात समाप्त करना चाहता था। वर्मा साहब, इस बारे में हमें अपना सिर नहीं खपाना चाहिए। आपके ख्याल से अगर कोई वॉल्ट में जा चुका है तो बचेगा नहीं। बाहर ढेर सारी पुलिस है,
वैसे भी कल रात हुई घटना के बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है। तब तो आपके पास देवराज चौहान भी थे। इस बारे में आप उनसे बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, तुम्हें क्या पता होगा, तुमने तो बाहर का तमाशा देखा ही नहीं। अमरनाथ वर्मा ने सहमति से सिर हिलाया। देवराज से बात करूंगा। वह कब आएगा? क्या कहा था तुमने? दोपहर बाद। अमरनाथ वर्मा ने घड़ी देखी, फिर तसल्ली भरे अंदाज में बोला, तब तो देवराज चौहान आने ही वाले होंगे। फिर उसने आसपास निगाहें दौड़ाई। कुछ खास काम हुआ नहीं लग रहा, जबकि रात भर में काफ़ी काम हो जाना चाहिए था। रात हुए हंगामे के बाद काम करने का मन नहीं हुआ इन लोगों का। आप ही की तरह यह लोग भी तरह तरह के सवाल पूछकर वक्त बर्बाद करते रहे, अब जाकर सोए उठे हैं। होता है, ऐसा होता है। इतने बड़े हादसे में उत्सुकता होनी लाजमी है। काम करने को किसका मन चाहेगा? अमरनाथ वर्मा ने फौरन सहमति से मुंडी हिलाई। मुझे ही देखो, सोमवार को पार्टी के लेजर पूरे करके देने जरूरी थे। सोचा रात को काम निपट जाएगा तो रविवार को दिन भर आराम करूंगा, लेकिन हंगामे ने काम का सारा मूड हटा दिया। मुझे अब आना पड़ा काम के लिए। एक असिस्टेंट को बुलाया है, रात तक जाकर काम निपटेगा। सारा दिन खराब हो गया। कहने के साथ ही वह रिसेप्शन पार करते हुए ऑफिस में प्रवेश करने के लिए पड़ गया। जगमोहन की सांस जहां की तहां अटक गई। बैकुंठलाल और भजन सिंह भी हक्के पक्के से रह गए। इस सनकी के इधर जाने में खतरा ही खतरा था। उनकी योजना पिट सकती थी। अगर इसकी निगाह दीवार के बीच बने रास्ते पर पड़ गई, जिसके आगे पलाई को इस प्रकार रखा हुआ था कि देखने वाले को लगे पलाई यूं ही दीवार के सहारे खड़ी की हुई है। जगमोहन फौरन उसके साथ हो गया। हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा टिका। बैकुंठलाल और भजन सिंह भी खड़े हो गए। उनके हाथ भी कपड़ों में छिपे रिवॉल्वरों पर जा टिके। कभी भी गड़बड़ हो सकती थी। यह मशीन कैसी है? एकाएक अमरनाथ वर्मा की निगाहें मशीन पर जा टिकी। काम के लिए मंगवाई गई है। काम? अमरनाथ वर्मा ने पुनः मशीन का ध्यान से निरीक्षण किया। इससे क्या काम होता है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। देवराज चौहान जानते होंगे, या फिर मशीन मैन, जो कल सुबह आकर इस मशीन पर काम शुरू करेगा। वास्तव में अजीब बात है। अमरनाथ वर्मा ने गहरी सांस ली। ऑफिस के सादे से काम के लिए मशीन की जरूरत कहाँ पड़ गई? देवराज चौहान जी बता रहे थे कि यह खास मशीन है। ऑफिस को बनाते वक्त इसका खास ही उपयोग होगा। जगमोहन ने धड़कते दिल के साथ सामान्य लहजे में कहा। तब तक सिर पर पगड़ी बांधते हुए बैकुंठलाल भी वहां आ पहुंचा था। साहब जी, बैकुंठलाल अनपढ़ सी गंवार भाषा का प्रयोग करते हुए कह उठा। इस मशीन के बहुत सारे फायदे हैं। जो काम ना होता हो वह भी कर देती है। 10 घंटों के काम को 10 मिनट में कर देती है। इसका कमाल तो कल सुबह आपको पता चलेगा। बार बार जगमोहन की व्याकुलता भरी निगाह पलाई की ओर उठ जाती, जिसने वॉल्ट तक जाने वाले रास्ते को ढक रखा था। पलाई काफी बड़ी थी और उसे तसल्ली थी कि पलाई हटाए बिना कटी हुई दीवार नजर नहीं आने वाली। कल सुबह जब मशीन को चलाने वाला आ जाए तो मुझे अवश्य बुला लेना। मैं देखना चाहता हूँ कि यह मशीन कैसे चलती है। अजीब सी मशीन है, अमरनाथ वर्मा ने कहा। फिर आगे बढ़कर दीवार से सटा रखी पलाई को देखने लगा। अच्छी पलाई है। मैंने भी ऐसी ही पलाई अपने ऑफिस में लगाई थी। जहाँ जहाँ लकड़ी की फिटिंग करनी हो वहाँ पर पहले से ही दीमक वाली दवा गिरा देना, वरना साल 2 साल में लकड़ी को दीमक खा जाएगी और सारी फिटिंग दोबारा करवानी पड़ेगी। साहब जी, बैकुंठलाल धैर्यपूर्ण मुस्कुराकर बोला, आप हमें यह सब बातें मत बताइए। हमारा तो ठोका ठाकी का रोज का काम है। इन बातों का ध्यान हम पहले से ही रखते हैं। अब तो काम भी करेगा या बातें ही करता रहेगा? रिसेप्शन वाले हिस्से में भजन सिंह की झल्लाई हुई आवाज़ सुनाई दी। एक तो उन लुटेरों के रात में गोलियां चलाकर सारी रात खराब कर दी, अब तो बातों में लगाकर दिन खराब कर रहा है। चलो भाई चलो। अमरनाथ वर्मा फौरन बैकुंठलाल से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम खत्म करो। देवराज चौहान को कुछ ही दिनों में ऑफिस तैयार चाहिए। साहब, आप मशीन के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए बताने आना पड़ा। मशीन मैन अपना यार है। उसने बताया था कि यह बहुत कमाल की है। वैसे मैंने खुद भी इसे चलते नहीं देखा। कल पहली बार मैं भी चलते देखूंगा इसे। बैकुंठलाल बोले जा रहा था। साहब जी, आपके दफ्तर में कोई काम तो नहीं है लकड़ी का? है तो हमें बताना, हम बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके दफ्तर को एकदम बढ़िया बना देंगे। और
तभी जगमोहन आगे बढ़कर धीमे स्वर में अमरनाथ वर्मा से बोला, यह बहुत बातूनी है, इसे बातें करने का बड़ा चस्का है। जब तक आप यहाँ रहेंगे बातें ही करता रहेगा, काम नहीं करेगा। अमरनाथ वर्मा ने समझने वाले भाव से सिर हिलाया। फिर बैकुंठ लाल से बोला, मैं देखूंगा, शायद मेरे ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई काम हो। फिलहाल तुम इस ऑफिस का काम तो जल्दी से खत्म करो, यही पूरा नहीं होगा तो बाकी काम क्या करोगे। फिर वह जगमोहन की तरफ पलटा, मैं चलता हूँ, फुर्सत में आऊँगा। कठिनता से अमरनाथ वर्मा टला। यह आदमी बार बार हमारे काम में अड़चन पैदा कर रहा है। भजन सिंह के स्वर में क्रोध था। इसका मुंह उठाए इधर आना ठीक नहीं है, रोका भी तो नहीं जा सकता। जगमोहन ने गहरी सांस ली। हाँ, इसे किसी प्रकार बर्दाश्त करना ही होगा। बैकुंठ लाल बोला, अगर जबरदस्ती टालने की कोशिश की तो खामखा हम पर शक करने लगेगा, जो कि ठीक नहीं होगा। वैसे भी 2-4 घंटे की बात है, उसके बाद तो इसने चले ही जाना है। मैं सोहन लाल के पास होकर आता हूँ, बैकुंठ लाल ने कहा। कौन था? अमरनाथ? वॉल्ट में बैकुंठ लाल के प्रवेश करते ही देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, उसकी आवाज़ भीतर तक आ रही थी। वह मशीन के बारे में जानकारी लेने की फिराक में था। फिर उस पलाई की तारीफ करने लगा जो हमने कटी दीवार पर रखी हुई है। उस वक्त हमें डर लगा कि कहीं वह पलाई को अपनी जगह से हिला न दे। कठिनता से उसे चलता किया है। कहने के साथ ही उसने सोहन लाल को देखा। क्यों भाई, तेरा क्या हाल है? कब खोलेगा इसे? खोलने की जल्दी है? सोहन लाल ने उखड़े अंदाज में पूछा। हाँ, बिल्कुल जल्दी है, बैकुंठ लाल ने तुरंत जवाब दिया। तो आकर खोल ले, सोहन लाल कड़वे स्वर में बोला। मुझे तो कोई जल्दी नहीं, इसलिए मैं बिना किसी तनाव के आराम से खोल रहा हूँ। बैकुंठ लाल के होठ भींच गए। वह खा जाने वाली निगाहों से उसे देखने लगा। सोहन लाल ने लापरवाही से गोली वाली सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। नशे वाली सिगरेट मत पी, बैकुंठ लाल ने झल्ला कर कहा। पहले ही तेरे से ताला नहीं खुल रहा, नशा तेरे को और भी उल्टा कर देगा। तेरा यहाँ कोई काम नहीं, चलता बन यहाँ से, सोहन लाल ने तीखे लहजे में कहा। हर काम में वक्त लगता है, जैसे कि इसे खोलने में लग रहा है। मैं तुझे, बैकुंठ लाल एक एक शब्द चबाकर बोला, यह बताने आया था कि बहुत कम समय रह गया है। आज का आधा दिन बीत गया है और कल सुबह 9 बजे वॉल्ट खुल जाना है। मेहरबानी करके जल्दी से खोल दे इसे। ज़्यादा जल्दी है तो खुद खोल ले, वरना मैं तो खोल ही रहा हूँ, सोहन लाल ने सिगरेट का तगड़ा कश लेकर कहा। इससे पहले कि बैकुंठ लाल कुछ कहता, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला, बैकुंठ लाल, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं और न ही ऐसे वक्त में इस तरह की बातें करना मुनासिब है। जाओ यहाँ से। बैकुंठ लाल ने नाराजगी भरे भाव से देवराज चौहान को देखा। क्या देख रहे हो? देवराज चौहान का लहजा वहशी हो गया। कुछ नहीं, बैकुंठ लाल ने सक पकाकर कहा और पलटकर बाहर निकल गया। साला, सोहन लाल बड़बड़ाया, अपने को तोप समझता है। तुम अपना काम करो। वह ठीक कह रहा था कि वक्त कम होता जा रहा है। काम ही तो कर रहा हूँ, सोहन लाल झल्लाया। इसका ताला किसी नई टेक्निक से बना हुआ है, पूंछ हाथ में नहीं आ रही, आ जाए तो घंटे भर में खुल जाए। प्राइवेट सुपर वाल्ट के जासूस रंजन गुप्ता की सारी रात हंगामा खींची बीती थी। वाल्ट के गिर्द पुलिस का पहरा लगवाने के पश्चात उसके कहने पर सूर्यकांत वधवा और श्याम सिंह तनेजा ने कमिश्नर पीपी मजूमदार से रिक्वेस्ट की कि पकड़े गए दोनों लुटेरों से पूछताछ के वक्त रंजन गुप्ता को भी वहीं रहने का मौका दिया जाए। बहरहाल उनकी रिक्वेस्ट मानी गई और इस प्रकार रंजन गुप्ता पुलिस के साथ इस काम में शामिल हो गया। वहां मौजूद सीनियर इंस्पेक्टर जीवन मेहता को कमिश्नर ने यह केस सौंपा। हमारे वॉचमैनों की लाशें आप पुलिसमैनों और लुटेरों की लाशों के साथ ले गए हैं। हमारा फर्ज बनता है कि वॉचमैनों की लाशों को उनके घर वालों को सौंपें। पोस्टमार्टम के बाद आपको वॉचमैनों की बॉडियां मिल जाएंगी। उसके बाद रंजन गुप्ता इंस्पेक्टर जीवन मेहता के साथ पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। जो लुटेरे मारे गए हैं उनके चेहरे देखना चाहता हूं, रंजन गुप्ता बोला। तुम तफ्तीश में हमारे साथ रहोगे, इंस्पेक्टर जीवन मेहता ने उखड़े लहजे में कहा। समझे, सिर्फ तफ्तीश में हमारे साथ रहोगे, ना कि अपने ऑर्डर हम पर थोपने की कोशिश करोगे। हम तुम्हें साथ रखने को बाध्य नहीं हैं। जो भी हम करें चुपचाप हमारे साथ रहो और देखते रहो। हमारा काम करने का ढंग अलग किस्म का होता है। मेरा सवाल कोई गलत तो नहीं था? रंजन गुप्ता मुस्कुराया। बहरहाल कोई बात नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है।
मैं तुम्हें काम करते देखूंगा, बस। समझदार हो, इंस्पेक्टर जीवन मेहता ने कटुता भरे स्वर में कहा। उसके बाद इंस्पेक्टर जीवन मेहता सब इंस्पेक्टर अजीत कौल और 4 कांस्टेबलों को साथ लिए लॉक में पहुंचा, जहां दोनों लुटेरे सख्त पहरे में बंद थे। रंजन गुप्ता साई के समान पुलिस के साथ था। उन दोनों की हालत खस्ता थी। खौफ के साए उनके रोम रोम में समाये हुए थे। आंखों में दहशत का समुद्र ठाठे मार रहा था। उन सबको लॉकअप में प्रवेश करते देखकर उनके चेहरे पीले पड़ते चले गए। मारो सालों को, इंस्पेक्टर जीवन मेहता क्रूरता भरे स्वर में बोला। इनके कारण हमारे 15-20 पुलिस वाले मारे गए हैं। हमने हमने नहीं 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 मारे। चुप, जीवन मेहता दहाड़ा। तुम दोनों और तुम्हारे साथियों ने ही पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई, उनकी जानें ली। हम तुम लोगों की बोटी बोटी कर देंगे। गोलियां चलाने से पहले भूल गए कि पुलिस वालों की जानें लेने जा रहे हो। उस समय शायद तुम लोग यह भूल गए कि देश भर में पुलिस ही ऐसी संस्था है जिसका मुकाबला किसी भी हालत में कोई भी ताकत नहीं कर सकती। जीवन मेहता के इशारे पर चारों कांस्टेबल अपनी राइफलों को एक तरफ रखकर उन पर टूट पड़े। दो ने एक को संभाला और उनकी तगड़ी धुनाई होने लगी। उनकी दहशत से भरी चीखें लॉकअप में गूंजने लगी। रंजन गुप्ता बिना कुछ कहे सपाट चेहरे के साथ एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। मार कुटाई का यह आलम उसे पसंद नहीं आया था, परंतु वह जानता था कि पुलिस वाले अपने साथियों की जानों का रोष इन पर निकालेंगे ही। अदालत से रिमांड लेने के पश्चात तो पुलिस वाले इनकी ऐसी गत बनाएंगे कि भगवान ही जाने इन पर गुजरने वाली यातनाओं का दौर कब समाप्त होगा। 10 मिनट में ही उनकी इतनी धुनाई हो गई कि दोनों की सांसें उखड़ने लगी। उनमें से एक 30 बरस का था और दूसरा 40-42 के आसपास का। जीवन मेहता का इशारा पाकर चारों कांस्टेबल रुके। वह दोनों जीप निकालकर हाँफ रहे थे। जिस्म पर पड़े कपड़े तार तार हो चुके थे। होठों से खून बह रहा था। बदन के कई हिस्सों से खून रिसने लगा था। इन्हें पानी पिलाओ, जीवन मेहता के स्वर में क्रूरता थी। कांस्टेबलों ने फौरन उन्हें पानी पिलाया। कल सुबह इन्हें अदालत में पेश करना है, जीवन मेहता खतरनाक आवाज में कह उठा। बाकी की सेवा रिमांड लेने के बाद करेंगे। अदालत में इन्हें ठीक ठाक पेश करना है। दोनों फर्श पर पड़े दहशतपूर्ण अंदाज में हाँफ रहे थे। इंस्पेक्टर जीवन मेहता ने तीखी निगाहों से रंजन गुप्ता को देखा। तुम जो भी पूछना चाहते हो पूछो और चलते बनो। हम नहीं चाहते कि हमारी पूछताछ में कोई बाहर का आदमी शामिल हो। रंजन गुप्ता ने सहमति से सिर हिलाया और उनके पास पहुंचा। क्या नाम है तुम लोगों के? रंजन गुप्ता ने भावहीन स्वर में पूछा। दौलत राम, एक ने फौरन कराते हुए उत्तर दिया। रंजन गुप्ता ने दूसरे को देखा। निकोदर, दूसरे ने भय से कांपते स्वर में कहा। तुम लोग वाल टूटने आए थे? उन्होंने अर्थपूर्ण अंदाज में अपना सिर हिला दिया। कितने साथी थे तुम लोग? 14, निकोदर ने कराते हुए कहा। एक भागने में कामयाब हुआ है, वह कौन है? रंजन गुप्ता ने पूछा। हम नहीं जानते, हमें क्या मालूम उस वक्त कौन मरा और कौन भागा। 14 आदमियों ने वॉल्ट लूटने की कोशिश की। रंजन गुप्ता समझने वाले भाव में बोला। तुम 2 पकड़े गए, एक फरार हो गया, 11 पुलिस की गोलियों से मारे गए। अब जरा यह भी बता दो कि वॉल्ट लूटने का प्रोग्राम किसका था? तुम्हारा सरगना कौन था? अनोखे लाल बाली। रंजन गुप्ता जोरों से चौंका। अनोखे लाल बाली? वह बाली जो मशहूर लुटेरा है? हाँ, वही, जो एक कान में सोने की बाली पहने रहता है। दोनों ने सिर हिला दिया। रंजन गुप्ता की आंखों में सर्द भाव उभरे, जो कि फौरन लुप्त हो गए। उसने पलटकर इंस्पेक्टर जीवन मेहता को देखा। मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना। फिर खड़े क्यों हो? जीवन मेहता की आवाज़ में कटुता थी। हमें भी अपना काम करने दो। मैं मृत लुटेरों की लाशें देखना चाहता हूँ। जीवन मेहता ने एक कांस्टेबल उसके साथ कर दिया। कांस्टेबल उसे ग्राउंड फ्लोर के पीछे वाले हॉल कमरे में ले गया। वह मोर्ग था, हद से ज़्यादा ठंडी जगह। वहाँ लाशों को सुरक्षित रखा जाता था। स्टील के लंबे 4-4 ड्रॉजों के समान 1.5 फीट मोटे खानों की वहाँ कतारें लगी हुई थी। बेहद शांत और शरीर में सनसनी फैला देने वाला वहाँ का आलम था। चौकीदार ने बताया कि कुछ देर पहले ही लाई गई लाशों को किस जगह रखा गया है। चौकीदार ने स्टील के लंबे लंबे ड्रॉज खोलकर उसे दिखाए। उसने पुलिस वालों की, वॉचमैनों की और वॉल्ट लूटने आए लुटेरों की लाश देखी। जो वह जानना चाहता था उसने जान लिया था।
उन लाशों में अनोखे लाल बाली की लाश नहीं थी, यानी कि लुटेरों में जो एक फरार हुआ था वह खुद अनोखे लाल बाली ही था। रंजन गुप्ता जब पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसके होठ पिचे हुए और आंखों में जहान भर की सख्ती थी। कुछ पल ठिठक कर उसने कुछ सोचा, फिर अपने फ्लैट पर जा पहुंचा। रात भर जागने के कारण उसका सिर भारी हो रहा था। सिर के भारीपन के कारण उसकी सोचों में विघ्न पड़ रहा था। कुछ करने से पहले उसने नींद ले लेना बेहतर समझा और बेड के हवाले हो गया, परंतु आंखों में नींद होने के बावजूद भी वह सो न पा रहा था। अनोखे लाल बाली का काला चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। 9 बजे रंजन गुप्ता की आंखें खुली। आधे घंटे में ही वह तैयार होकर बाहर निकल आया। आज रविवार था, वॉल्ट बंद था, वरना हर रोज सुबह 9 बजे उसे यशोदा बिल्डिंग पहुंचकर अपने सामने वॉल्ट खुलवाना होता था और वॉचमैनों को उनकी ड्यूटी पर वॉल्ट के भीतर पहुंचाना होता था। रंजन गुप्ता कैलाश नगर के घटिया इलाके के पुराने होटल पहुंचा। वह एक ऐसी जगह थी जहां शरीफ इंसान कदम नहीं रखता था। होटल के काउंटर पर 50 बरस का सूखा सा नजर आने वाला बूढ़ा व्यक्ति मौजूद था। क्या हाल है जुगल किशोर? रंजन गुप्ता ने सामान्य लहजे में पूछा। मतलब की बात करो। रंजन गुप्ता को बिना देखे उसने रूखे स्वर में कहा। मुझे अनोखे लाल बाली से मिलना है। रंजन गुप्ता के चेहरे पर सख्ती के भाव आ गए। तो मैं क्या करूं? उसने सीधी निगाह उसके चेहरे पर डाली। मैंने कहा है मुझे बाली से मिलना है, समझे नहीं क्या? रंजन गुप्ता कुर्राया। नहीं, नहीं समझा। उसने शराफत से अपनी गर्दन हिलाई। मेरे कान खराब हो गए हैं। रंजन गुप्ता के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभर आए। दांत भींचकर उसने जेब से बिना किसी की परवाह किए रिवॉल्वर निकाली और जुगल किशोर पर तान दी। एकाएक जुगल किशोर सतर्क नजर आने लगा। तेरे को अच्छी तरह मालूम है मुझे रिवॉल्वर निकालने की आदत नहीं है। जुगल किशोर की आंखों में झांकते हुए रंजन गुप्ता ने वहशी स्वर में कहा। बोल, तेरे कान खुले हैं कि नहीं? खुल गए हैं। रिवॉल्वर देखकर उसने हामी भरी। अपने दादाओं के भरोसे मत रहना। इस वक्त मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। रंजन गुप्ता ने सर्द लहजे में चेतावनी दी। मैं सामने कुर्सी पर बैठा हूँ। 30 मिनट के भीतर मुझे बाली से मिलना है, समझा? 30 मिनट के भीतर, नहीं तो मैं एक ही गोली चलाकर तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। कोई चालाकी मत करना, मैं तैयार होकर आया हूँ। बाली ना मिलना चाहे तो? जुगल किशोर ने उसे घूरा। इस बात से तुझे कोई वास्ता नहीं, यह मेरा और बाली का मामला है। रंजन गुप्ता ने कठोर स्वर में कहा। उससे बात कर, मुझे उसका इनकार भी कबूल होगा। ठीक है, बात करता हूँ। होटल में है? नहीं, कहीं और है। जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। मैं यहीं बैठा हूँ, जल्दी से उसका जवाब लाकर मुझे दे। रंजन गुप्ता ने हाथ में थाम रखी रिवॉल्वर की नाल उसके कंधों पर ठकठकाई, फिर रिवॉल्वर जेब में डालकर कुछ दूर पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगाने लगा। यह नज़ारा कईयों ने देखा। क्योंकि जुगल किशोर ने होटल के दादाओं को कोई इशारा नहीं किया, इसलिए सब कुछ शांत रहा। जुगल किशोर ने काउंटर पर दूसरे को खड़ा किया और होटल से बाहर निकल गया। होटल के दादाओं की लाल लाल क्रोध भरी आंखें रंजन गुप्ता पर ही थी और रंजन गुप्ता क्रोध भरी निगाहों से उनकी सुर्ख आंखों को दांत भींचकर घूर रहा था। 1 घंटे के बाद जुगल किशोर रंजन गुप्ता को अनोखे लाल बाली के पास छोड़ गया था। वह ऐसी जगह छिपा हुआ था जहां किसी का आसानी से पहुंच पाना संभव नहीं था। स्याह चेहरे वाले बाली के एक कान में सोने की बाली रहती थी। उम्र 35 बरस, तमाम उम्र ही अंडरवर्ल्ड में बीती थी। मोटे मोटे हाथ मारना उसकी फितरत में ठूंस ठूंस कर भरा पड़ा था। दौलत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह शराब नहीं पीता था, परंतु उसकी आंखें इस तरह सुर्ख रहती थी कि जैसे मन भर शराब पिए हुए हो। बाली ने लापरवाही भरे निगाहों से उसे देखा, जबकि रंजन गुप्ता कहरपूर्ण निगाहों से उसे घूरे जा रहा था। जहान भर का क्रोध चेहरे पर सिमटा हुआ था। मुझे तेरे पास आने के लिए आज रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना पड़ा है, रंजन गुप्ता ने कड़वे स्वर में कहा। मुझे नहीं मालूम था, ऐसा भी वक्त आएगा कि मैंने ही जुगल किशोर से कहा था कि मेरे बारे में भूल जाए और किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और उसकी जानकारी में हूँ, अनोखे लाल बाली ने धीमे स्वर में कहा। परंतु मैं यह कहना भूल गया कि तुम जब भी आओ
तो तुम्हें मेरे पास पहुंचा दे। रंजन गुप्ता ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। रात तूने वॉल्ट पर हल्ला बोला, मेरे मना करने के बावजूद भी तूने ऐसा किया। कुछ हासिल हुआ? सिवाय अपने साथियों की मौत के। 2 पकड़े गए हैं, उन्होंने तेरा नाम ले लिया है। वह अपना मुंह बंद भी नहीं रख सकते थे। पुलिस वाले उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने करीब 15 पुलिस वालों की जानें ली हैं। वॉचमैन मरे सो अलग। रंजन गुप्ता कटुता भरे स्वर में कह रहा था। इसके साथ ही तूने जो सबसे गलत काम किया है वह है गद्दारी। अनोखे बाल लाली ने कान में लटकती सोने की इकलौती बाली को छेड़ा। गद्दारी का मतलब मैं नहीं समझा, क्या कहना चाहते हो? मेरे साथ गद्दारी, अपने पुराने दोस्त के साथ गद्दारी। रंजन गुप्ता के शरीर का जर्रा जर्रा क्रोध में डूबा हुआ था। तेरे को मालूम था कि रात वॉल्ट लूटा जा रहा है, इस पर भी तूने गद्दारी करके जानबूझकर वॉल्ट पर सामने से हल्ला बोल दिया ताकि गड़बड़ पैदा हो, वॉल्ट खुले और भीतर हो रही डकैती असफल हो जाए। बाली ने क्रोधपूर्ण निगाहों से उसे देखा। गद्दारी मेरे साथ हुई है। बाली का लहजा तीखा था। मुझे योजना में शामिल करने के बाद बाहर निकाल दिया गया। मेरा करोड़ आते आते रह गया। यह गद्दारी नहीं थी। रंजन गुप्ता ने सख्त भाव से कहा। डकैती की योजना देवराज चौहान की थी। हर काम उसका था और उसके जिम्मे था। उसी साथियों की जरूरत थी। मैंने यह कहकर तुम्हें उसके सामने कर दिया कि बाली मेरा खास आदमी है, डकैती में काम आएगा, लेकिन तुम उसे नहीं जचे। उसने तुम्हें साथ मिलाने के लिए मना कर दिया। इसमें गद्दारी वाली बात कहाँ से आ गई? क्यों नहीं मैं जचा? बाली ने कड़वे स्वर में कहा। जो काम वह करने जा रहा था उस काम में तो एकदम फिट बैठता हूँ। मुझे साथ रखने में उसे क्या ऐतराज था? यह बहस का मुद्दा नहीं है, उसकी योजना थी। तुम उसे नहीं पसंद आए तो अवश्य इसकी कोई वजह रही होगी। मैंने वजह जानने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन ठीक उस वक्त जब भीतर डकैती हो रही थी तुमने बाहर से हमला बोलकर मेरे से गद्दारी की। तुम मेरे दोस्त हो। अगर चेकिंग के लिए वॉल्ट खुल जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। सारी बात मुझ पर आती कि मेरे ही आदमी की गद्दारी के कारण। गुप्ता, बाली गुर्राया, अपनी जुबान को लगाम दे। मुझे गद्दार शब्द से नफरत है। बार बार यह शब्द मेरे सामने मत दोहरा। गद्दार तू मुझे तब कहता अगर मैंने पुलिस को यह खबर दी होती कि भीतर से वॉल्ट लूटा जा रहा है, राजा के करोड़ों के जेवरात उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भीतर देवराज चौहान अपना काम कर रहा था, करता रहे। बाहर मैंने कोशिश की थी। मेरी कोशिश करने पर तो कोई पाबंदी नहीं थी। कोशिश, यह जानते हुए भी कि भीतर देवराज चौहान वॉल्ट लूट रहा है। तुमने जानबूझकर देवराज चौहान की लूट को असफल बनाने का प्रयास किया, इसलिए कि तुम्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया था। रंजन गुप्ता ने कड़वे स्वर में कहा। चलो ऐसा ही कह लो। बाली ने सिर हिलाया। मैंने जो भी किया ठीक ही किया। गलत तब होता कि अगर वॉल्ट की लूट के बारे में पुलिस को खबर करता। इस बात को तुम धोखेबाजी कह सकते थे और यह सब मैंने नहीं किया। यही कसर बाकी बची थी, पूरी कर लेते। मना किसने किया था? रंजन गुप्ता ने जहरीले स्वर में कहा। मुझे तुमसे ऐसी बुरी हरकत की आशा नहीं थी। अब इन फालतू बातों को छोड़ और मेरे पास आने का कारण बता, या फिर यही सब बातें कहने मेरे पास आया था? बाली ने उखड़े अंदाज में उसे देखा। रंजन गुप्ता ने सिगरेट सुलगाकर गंभीर लहजे में कहा। हालांकि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इस पर भी मैं तेरा भला करने ही आया हूँ। तेरे आदमियों ने तेरा नाम ले दिया है। पुलिस तेरी तलाश में होगी। इससे पहले कि पुलिस के हाथ तेरे तक पहुँचे, इस शहर से खिसक जा। इस मामले में कई पुलिस वालों की मौतों का भी सवाल है। पुलिस तुझे किसी भी हाल में नहीं बख्शेगी, हर हाल में ढूंढ ही निकालेगी। क्षण भर ठिठक कर रंजन गुप्ता फिर बोला। और देवराज चौहान भी तुझे नहीं छोड़ने वाला। जब उसे मालूम होगा कि बाहर से हमला करके तूने उसकी योजना को असफल बनाने का प्रयास किया है, तो वह तुझे अवश्य सबक सिखाना चाहेगा। तू दोनों तरफ से फंसा। कह लिया ना तूने? बाली उसकी बात काटकर दांत भींचकर कह उठा। मेरे भले के लिए तूने दोनों बातें कहकर दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। शुक्रिया, मेहरबानी। मैं तेरी इस दयादारी को हमेशा याद रखूंगा। रंजन गुप्ता ने उसकी आंखों में झांका। बाली लाल आंखों से उसे देखे जा रहा था। मैं चलूं? रंजन गुप्ता ने भावहीन स्वर में कहा। बाली ने सहमतिपूर्ण भाव में सिर हिला दिया। रंजन गुप्ता पलटा
और होंठ काटते हुए गंभीर चेहरे से बाहर निकलता चला गया। बाली से हुई बात तसल्ली वाली नहीं थी। उधर शाम के 6 बजने जा रहे थे। सोहन लाल को राजा का लॉकर खोलने में सफलता न मिली थी। सबके दिल धड़क रहे थे। खुद सोहन लाल हद से ज्यादा उखड़ा उखड़ा सा था। वह जानता था अगर लॉकर न खुला तो उसके नाम पर बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। उसे भी तमाम उम्र दुख रहेगा कि उसके कारण इतनी बड़ी डकैती असफल रही, और ऐसा वह हरगिज भी नहीं चाहता था। देवराज चौहान, जगमोहन और भजन सिंह संयम से काम ले रहे थे, परंतु बैकुंठ लाल उत्तेजना और क्रोध के कारण अपने पर काबू नहीं रख पा रहा था। वह बार बार कह रहा था कि सोहन लाल नहीं खोल पाएगा। बेहतर यही है कि लॉकर को ड्रिलर की सहायता से काटा जाए। कुछ हाथ न लगने से बेहतर है कुछ तो लगे। जवाहरातों के डिजाइन पर चोट पड़ने से जवाहरात खराब हो जाएं, कोई परवाह नहीं। करोड़ का 20 लाख तो हाथ आएगा। परंतु इस बात पर सबका जवाब था कि अभी रात बाकी है, सोहन लाल को कोशिश करनी दी जाए। अगर कामयाबी न मिली तो सुबह ऐसा ही करेंगे। सोहन लाल भी हार मानने को तैयार नहीं था। लॉकर खोलने की वह भरपूर कोशिश कर रहा था। बैकुंठ लाल बड़बड़ाए जा रहा था। उसके बड़बड़ाने पर क्रोधित होकर देवराज चौहान ने उसे वॉल्ट से बाहर निकल जाने को कहा। उसकी इस बात पर बैकुंठ लाल भड़क उठा। भजन सिंह ने किसी प्रकार उसे ठंडा किया और बाहर ले गया। वक्त की नजाकत को महसूस करते हुए देवराज चौहान ने बैकुंठ लाल पर कोई कड़ाई नहीं की। अलबत्ता उसने सोच लिया था कि बाद में बैकुंठ लाल की बुद्धि दुरुस्त करेगा। रात का खाने खाने का किसी का मन नहीं था और न ही जगमोहन ने खाना लाने का प्रयत्न किया। सबका दिलो दिमाग तो लॉकर पर था जो नहीं खुल रहा था। बेवकूफ़ हैं ये लोग, वॉल्ट से ऑफिस में प्रवेश करते हुए बैकुंठ लाल ने कलपते हुए कहा। पूरी रात और पूरा दिन बीत गया, सोहन लाल से लॉकर नहीं खुल पा रहा। माना कि लॉकर किसी खास किस्म का बना है, सोहन लाल की बस का नहीं। अब रात के कुछ घंटे ही बाकी हैं। ड्रिलर से लॉकर को काट लेने में क्या हर्ज है? भजन सिंह ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। कोई हर्ज नहीं। भजन सिंह ने सहमति से सिर हिलाया और उसे समझने वाले भाव में कह उठा, अंत में ऐसा ही होगा। भोर के उजाले तक सोहन लाल को देख लेते हैं। अगर वह कामयाब न हुआ तो ड्रिलर से ही लॉकर काटा जाएगा। जब यह बात सबके सामने ही है कि सोहन लाल कामयाब नहीं हो पाएगा, तो फिर भोर फूटने का इंतजार क्यों किया जाए? जो काम सुबह करना है वह अब करने में क्या तकलीफ है? बैकुंठ लाल ने भिजे होठों से तड़पने के से अंदाज में कहा। बैकुंठ लाल, भजन सिंह गंभीर स्वर में बोला, इस काम की जड़ देवराज चौहान है, जो 1.5 बरस से इस वक्त के लिए मेहनत कर रहा है। इस काम में काफी पैसा फूका है उसने। तुम्हारा या मेरा इसमें कुछ भी नहीं लगा। कुल मिलाकर उसने हम पर एहसान किया है। राजा का लॉकर नहीं खुल रहा, इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ देवराज चौहान को ही होगी, जो बिना किसी उत्तेजना के सब्र के साथ सोहन लाल के करीब मौजूद है। वह हमसे बेहतर समझता है कि किस वक्त क्या करना है और क्या नहीं। उसका यह विचार बुरा नहीं है कि सुबह तक सोहन लाल को देख लिया जाए। जब और कोई चारा नहीं रह जाएगा तब ही ड्रिलर से लॉकर को काटा जाएगा। तब नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो लॉकर काटने से बेशकीमती जवाहरातों का सत्यानाश हो जाएगा। इस काम में सिर्फ 1 घंटा लगना है, जबकि वॉल्ट खुलने का समय 9 बजे का है। बैकुंठ लाल कुछ न कहकर दांत पीसकर रह गया। तभी रिसेप्शन वाले दरवाजे से अमरनाथ वर्मा ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में चाय का प्याला था। वह दोनों बातों में इस कदर व्यस्त थे कि उन्हें अमरनाथ वर्मा के भीतर होने का एहसास भी न हो पाया था। बदकिस्मती से बाहर का दरवाजा भी खुला पड़ा था। उसे बंद करना भूल गए थे। जगमोहन साहब कहाँ हैं? मैंने अपने ऑफिस में मौजूद हीटर पर चाय बनाई तो सोचा उन्हें भी एक प्याला। उसके आगे के शब्द मुंह में ही रह गए। मुंह खुला और खुलता ही चला गया। खुली आंखें फटने की हद तक चौड़ी हो गई। कटी हुई दीवार को देखे जा रहा था, जहां से सुपर प्राइवेट वॉल्ट का फर्श स्पष्ट नजर आ रहा था। बैकुंठ लाल और भजन सिंह वॉल्ट से आते ही बातों में लग गए थे। कटी दीवार के सामने पलाई को रखकर उसे ढकना भूल गए थे। उन्होंने तो सपने में भी न सोचा था कि अमरनाथ वर्मा इस तरह टपक सकता है। ये क्या है? अमरनाथ वर्मा सख्ते की हालत में बोला। 2 पल के लिए वह न समझ पाया कि यह क्या है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।